नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फोबिया में। जैसा कि मित्रों हम लोग यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के मॉडल टेस्ट पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं। तो इन मॉडल टेस्ट पेपरों की सीरीज़ में अब तक हम लोग दृष्टि आईएएस संस्थान के 4 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे मॉडल टेस्ट संख्या 5। देखते हैं मित्रों क्या है मॉडल टेस्ट संख्या 5 में। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर क्या है? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की एक विशिष्ट विशेषता थी? क्या है? उच्च निरक्षरता की दर, कम जनसंख्या घनत्व, तृतीयक क्षेत्र की प्रभुत्व, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता। उपरोक्त में से कितने विवरण सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 या डी सभी 4। तो जरा देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, पूर्व जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे, तो उस समय भारत की जो लिटरेसी रेट थी वो काफ़ी कम थी। यानी हमारे देश में जनसंख्या, जो पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या थी वो काफ़ी कम थी। तो पहला जो है उच्च निरक्षरता, यानी हमारे देश में साक्षरता बहुत कम थी, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा आता है पॉइंट कम जनसंख्या। जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारे पास जनसंख्या की बहुतायत थी, यानी जनसंख्या घनत्व उस समय भी हमारे पास क्या था? बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास जो ये कम है ये अधिक होगा, अधिक जनसंख्या घनत्व, क्योंकि एक बहुत बड़ी आज़ादी, बहुत बड़ी जनसंख्या आज़ादी के बाद पार्टीशन में चली गई थी। बात आई मित्रों समझ में? क्या हुआ था? पार्टीशन में चली गई थी। नेक्स्ट आता है तृतीय क्षेत्र का प्रभुत्व। तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस समय हमारे देश में सर्विस सेक्टर की कतई या ये कहें पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति नहीं थी। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तृतीय क्षेत्र का प्रभुत्व। ये कतई नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो सीधे हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, चाहे वो आपका माइंस हो, चाहे वो आपका लैंड हो, चाहे वो आपका प्लेन्स हो, यानी प्लेन मैदान। तो उस समय हमारे पास इनकी क्या थी? प्रचुर मात्रा में, बहुतायत मात्रा में थी। तो उपरोक्त विवरण की अगर हम बात करें कितने सही हैं? पहला और चौथा सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है। पहला, क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार, बताइए हमको भी क्या है इसमें। तो पहला कथन है हमारा, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रेलवे, पत्तन, डाक एवं तार जैसी बुनियादी ढांचों का विकास हुआ। जैसा कि आप जानते हैं हमारी पहली रेल 1853 में चली और 1853 में अंग्रेज़ों का ही शासन था। पोर्ट भी हमारे बनाए गए, डाक भी बनाए गए और तार भी बनाए गए। यानी ये पहला स्टेटमेंट जो था वो पूर्णतः क्या है? सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट, इस विकास के पीछे का उद्देश्य लोगों की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। ये बात कतई ही सही नहीं है। इसका मेन उद्देश्य ये था कि भारत के कच्चे माल को सीधे पोर्ट तक और पोर्ट से लंदन तक पहुंचाया जाए
और भारत के बाज़ारों पर तेज़ी से क्या कर लिया जाए, कैप्चर कर लिया जाए। इसलिए इन चीज़ों का निर्माण किया गया था। लोगों की बुनियादी ज़रूरतों के लिए इसका किसी प्रकार से कोई महत्व नहीं है। यानी यहाँ पर जो ये बात है वो पूर्णतः गलत है, न तो व्याख्या कर रही है ना है ये सही है। पहले देखते हैं कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, नहीं। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 2 ही गलत है ना, दूसरा तो कथन गलत ही है। कथन 1 सही किंतु 2 क्या है, गलत। यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है 3, उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ए, आर्थिक गतिविधियों में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, उत्पादन संसाधनों का निजी स्वामित्व, आय एवं संपत्ति में समानता, या डी, केंद्रीय नियोजन। क्या, या डी आपका क्या है, केंद्रीय नियोजन और संसाधनों का नियंत्रण। समाजवादी अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं, किसकी, समाजवादी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में यानी सोशलिस्ट गवर्नमेंट में सरकार क्या करती है, संसाधनों को कैप्चर कर लेती है, अपना आधिपत्य ले लेती है। यानी वहाँ पे किसी प्रकार का प्राइवेटाइजेशन यानी कैपिटलिस्ट का कोई भी सरोकार नहीं होता है। और ये जो अवधारणा दी थी ये कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई थी सोशलिस्ट इकोनॉमी की, ठीक है। तो यहाँ पे ही आते हैं, क्या है, आर्थिक गतिविधियों में न्यूनतम सरकारी, नहीं, मैक्सिमम सरकारी हस्तक्षेप होगा, न्यूनतम तो नहीं होगा। उत्पादन खातों में निजी स्वामित्व, नहीं। आय और संपत्ति में समानता, ये भी उद्देश्य होता है, दिस इज पर्पज़। क्या है, ये आपका पर्पज़ है, ठीक है। केंद्रीय नियोजन और संसाधनों पर नियंत्रण, केंद्रीय नियोजन और संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है, यही बात क्या होगी, सही होगी, ठीक है। बाकी ये जो दोनों हैं ये आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है। और जबकि ये आपके क्या करते हैं, ये आपकी ये आपका पर्पज़ होता है और संपत्ति में समानता लाना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक आर्थिक विकास को निर्धारक माना जाता है। उपभोक्ता खर्च में मध्यम अवधि की वृद्धि, ओके, साहयिकी सरकारी व्यय, मानव पूंजी और निवेश वृद्धि, ठीक है, मांग में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक आर्थिक और विकास का निर्धारक माना जाता है। आर्थिक विकास, पहला है आपका उपभोक्ता खर्च के में मध्यम अवधि में वृद्धि, ये आर्थिक विकास का दीर्घकालिक साधन नहीं है, अल्पकालिक साधन है। सहायिकी पर सहायिका यानी सब्सिडी पर सरकारी व्यय, ये भी अल्पकालिक और ये पहले आर्थिक विकास का। राजकोषीय प्रोत्साहन वृद्धि, ये भी नहीं है। पूंजी में निवेश, दिस इज द आवर राइट आंसर। दीर्घकालिक आर्थिक विकास को अगर करना है तो मानव पूंजी में भी विकसित करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर। क्या कह रहा है 5, उसे समझते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार बताइए हमको भी। व्यवसायों के निजी और सार्वजनिक स्वामित्व के संयोजन वाली अर्थव्यवस्था, व्यवसायों के निजी और सार्वजनिक वाले संयोजन की व्यवस्था, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वही अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों काम करें, और यही चीज़ यहाँ पर कही गई है, सही हो गई। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ विभिन्न सभी आर्थिक निर्णय सरकार द्वारा किए जाते हैं, जहाँ सभी आर्थिक निर्णय सरकार द्वारा किए जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ सभी आर्थिक निर्णय सरकार द्वारा किए जाते हैं, सभी आर्थिक निर्णय सरकार द्वारा किए जाएं, ऐसी व्यवस्था होती है मित्रों समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैसी होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी ये बात तो गलत है। नेक्स्ट है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह आयात प्रतिस्थापन पर निर्भर होती है, आयात प्रतिस्थापन पर निर्भर होती है, इसे डिपेंडेंसी, ये भी सही नहीं है। यानी केवल आपका एक ही ऑप्शन सही होगा,
यानी केवल ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं निम्न पर विचार कीजिए। उच्च मुद्रास्फीति दर, उच्च बेरोजगारी दर, निम्न निर्धनता दर और निम्न साक्षरता दर। ठीक है, आपको बताना है कि कितने किसी देश के आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक माने जाते हैं। आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक माने जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उच्च मुद्रास्फीति दर ये क्या है। जब आपके यहाँ महंगाई ज़्यादा होगी तो इसका मतलब आपका डेवलपमेंट विकसित नहीं है, तो भी विकास की दर नहीं होगी। निम्न साक्षरता ये भी डेवलपमेंट की संकेतक नहीं है। ठीक है, निम्न निर्धनता दर, निम्न निर्धनता यानी लोअर पुअर रेट, यानी यही आपकी डेवलप्ड की एक निशानी के तौर पे मानी जा सकती है। यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय नियोजन के लक्ष्यों को बुनियादी विचार किए उसमें सही है। पीसी महालनोबिस को भारतीय नियोजन का वास्तुकार माना जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, जिसमें दोनों बातें सही बताई गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्वतंत्र भारत में भू सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन पढ़िए। इसमें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि का निजीकरण करने की परिकल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए बड़ी भूमि जोत को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, इसने अधिकतम सीमा की कोई छूट नहीं दी। इसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन हाशिए पर रहने वाले किसानों को भूमि का पुनर्वितरण करना था। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही होंगी, इस पर विचार करना है। तो स्वतंत्र भारत में भू सुधारों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? इसमें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि का निजीकरण करने की परिकल्पना नहीं, ये बात नहीं है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता की वृद्धि के लिए बड़ी भूमि जोत नहीं, छोटी भूमि जोतों की बात की गई थी, ये भी गलत है। इसने अधिकतम सीमा की छूट नहीं, इसमें अधिकतम सीमा की छूट दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन हाशिए पर रहने वाले किसानों को भूमि का पुनर्वितरण करना था, ये बात बिल्कुल सही है। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया भूदान आंदोलन इसी का एक उदाहरण के तौर पे जाना जाता है मित्रों। ठीक है, भूदान आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए भैया। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर प्राप्त करने में सक्षम बनाया, ये बात सही है। उच्च उपज वाले किस्म HYV बीजों का उपयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। क्या है? अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। ओके, नेक्स्ट है आपका 3rd। इसने छोटे बड़े किसानों के बीच असमानताओं को बढ़ाया है। छोटे बड़े किसानों के बीच असमानता को बढ़ाया है, ये बात थोड़ी गलत है, क्योंकि इसने छोटे किसानों को ऋण दिए गए थे तो और उन पर उर्वरक में निम्न ब्याज दर से ले सकें, और छोटे और बड़े किसानों को इसका दोनों को लाभ मिला था। यानी जो तीसरी बात है वो गलत है, जबकि ये दोनों बातें सही हैं, यानी आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, उसको समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाह्य ऋण की अधिकता, अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, असंवहनीय मुद्रास्फीतिकारी दबाव, उपरोक्त में से कितने कारकों ने वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों में योगदान दिया? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखते हैं। बाह्य ऋण की अधिकता बिल्कुल सही है, अपर्याप्त विदेशी भंडार ये भी सही है, और असामान्य मुद्रास्फीति 1951 के आर्थिक सुधारों में योगदान दिया था इन्हीं कारकों ने, क्योंकि हमारे पास ऋण बहुत हो गया था और हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल नहीं बचा था।
सॉरी, इसका सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला? हमने अपनी धारा एलपीजी के तौर पर खोली गई और नई अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इसके हो जाएंगे। एक समझिए, वैश्विक अनुमान के अनुसार भारत 2023 और 24 में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, यह भारत महामारी के बाद खुदरा क्षेत्र में का अनुभव कर रहा है और हाल ही में बैंकों ने तुलन पत्र में सुधार से भी ये नए निवेश आकर्षित हो रहे हैं। इसमें से अगर हम बात करें तो मित्रों, पहली जो बात की गई है बिल्कुल सही की गई है, क्योंकि 23-24 में भारत सबसे बड़ी के में बताया गया है। अकेले 2023 में ही अगर हम बात कर लें तो 2020 वैश्विक विकास में भारत का योगदान कितना था? वैश्विक विकास में भारत का योगदान 15% था। कितना था? 15%। असंभावित क्षेत्र यानी ब्राइट स्पॉट 23-24 में, ये बात बिल्कुल सही है। यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं 12 क्या कह रहा है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। यह केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत स्थापित किया गया निकाय है। क्या है? केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत स्थापित सांविधिक निकाय है। सांविधिक, ओके, सांविधिक निकाय, ध्यान देना। केंद्रीय वित्त मंत्री का उपाध्यक्ष होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री, इस पर ध्यान देना। किस पर? इस पद पर। ठीक है। परिषद में अनुपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 75% भाजपा मतों के बहुमत से किए जाते हैं। परिषद जीएसटी के में शामिल किए जाने वाले करों की सिफारिश करती है। ठीक है, तो ये दो बातें हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सांविधिक नहीं संवैधानिक निकाय है। कैसा है? संवैधानिक। और वित्त मंत्री जो है उपाध्यक्ष नहीं, क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। तो पहली और दूसरी बातें गलत हैं, क्योंकि तीसरी और चौथी बातें सही हैं, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है 13, उसे समझते हैं। प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसाधनों या व्यक्तियों को प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय या विनिमय करने से रोक सकता है। कंपनियों के निगमन प्रबंधन को सकता है। स्टॉक बाजारों को पूरी तरह या चुनिंदा तरीके से कारोबार बंद करने का निर्देश दे सकता है। प्रतिभूतियों के साथ साथ भारत में फंड बाजार से भी सरोकार रखता है। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से ऑप्शन सही होंगे सेबी के विशेषाधिकार, तो मित्रों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी बातें, ठीक है, यह संस्थाओं का व्यक्तियों की प्रतिभूतियों विक्रय विनिमय करने से रोकता है, ये बात बिल्कुल सही है। यह भारत में कंपनियों के निगमन प्रबंधन प्रशासन नियंत्रित रखता नहीं, उसके निगमन प्रबंधन और प्रशासन पर से भी नियंत्रित नहीं करता। यह स्टॉक बाजारों को पूरी तरह चुनिंदा तरीके से कारोबार करने का निर्देश देता है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रतिभूतियों के साथ साथ यह भारत में फंड बाजार से भी सरोकार, ये भी बात सही है। यानी इसके कितने सही आ रहे हैं? 3। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो मित्रों यहाँ पर ऑप्शन होगा केवल 3, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है 14, उठे समझते हैं।
चालू खाता घाटा करेंट अकाउंट डेफिसिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेयर बाजार अर्थव्यवस्था में निवेश, विदेशी मुद्रा भंडार, मुद्रा का मूल्य, राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बातें कैड को प्रभावित करती हैं। शेयर बाजार करेंट अकाउंट डेफिसिट को प्रभावित कर, निवेश करता है, भंडार करता है, मुद्रा का मूल्य करता है, राजकोषीय घाटा करता है। ये सभी आपको CAD को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और देखते हैं 15 क्या कह रहा है। मत्स्य पालन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। 2. सागर परिक्रमा कार्यक्रम समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सतत संतुलन एवं सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तरदायी मत्स्यन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। तो यहाँ पर बताना है कौन से कथन सही हैं। क्या बताना है, कौन से कथन सही हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, बिल्कुल सही है। भारत कितने नंबर का है? भारत तीसरा ही सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सागर परिक्रमा कार्यक्रम ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन अक्सर जन समाचारों में रहने वाले पद $डॉलरीकरण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका पर्याप्त घरेलू अर्थव्यवस्थाओं में पर अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को कम करना है। डॉलर में वस्तु और सेवा व्यापार पर प्रतिबंध लगाना है। क्या है डॉलरीकरण? इसका तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को कम करना, डॉलर में वस्तु और सेवा कर व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, विदेशी मुद्रा भंडार का डॉलर में रूप में ग्रहण संग्रहण पूर्णतः अंकुश करना, IMF में विशेष अधिग्रहण अधिहरण प्राधिकार SDR की सुरक्षा से अमेरिकी डॉलर को हटना। डॉलरीकरण की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर की क्या हो रही है? प्रभाव को कम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रभाव को कम किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन ए है वही सबसे सुटेबल है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहे हैं 17, जरा उसे देखते हैं। विशेष आहरण अधिकार SDR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SDR की गणना अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, चीनी युआन, ब्रिटिश मुद्राओं और रूसी रूबल सहित भारतीय मुद्राओं में की जाती है। SDR प्रत्येक सदस्य देश को कोटा राशि के आधार पर आवंटित किया जाता है। चीनी युआन, ब्रिटिश पाउंड, रूसी रूबल, डॉलर, यूरो, जापानी येन के आधार पर की जाती है। अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, चीनी युआन, ब्रिटिश पाउंड सहित भारत मुद्राओं के किया जाता है। चीनी युआन, ब्रिटिश पाउंड, रूसी रूबल नहीं होता है, केवल अमेरिकी यूरो, जापान और युआन पाउंड के अंतर्गत होता है। यानी पहला हमारा गलत हो गया। प्रत्येक देश का कोटा राशि आधार किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गिग वर्कर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग वर्कर्स को एक नई व्यावसायिक श्रेणी के रूप में परिभाषित करती है। ये श्रमिक नई पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम कहते हैं सामाजिक सुरक्षा सहित 2020 में गिग वर्कर्स को एक व्यावसायिक श्रेणी के रूप में परिभाषित करती है। ये बात क्या है? ये बात मित्रों सही है। क्या है? सही है। ये श्रमिक नई पेंशन योजना के तहत पंजीकरण
के लिए पात्र नहीं है? नहीं, नई पेंशन योजना के तहत ये पंजीकरण के लिए पात्र हैं। तो देखते हैं कि हाँ ऑप्शन है इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है, इनमें से ना एक ना दो। तो केवल एक सही है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है? तटीय जलाकृतियों के प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक निकाय है। ओके। इसका उद्देश्य पूरे भारत में जलीय कृषि प्रथाओं को बढ़ाने से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित और प्रतिबंधित करना है। नियंत्रित और प्रतिबंधित करना है। ये निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय है तटीय जल कृषि प्राधिकरण की। अगर हम बात करें तो तटीय जल कृषि प्राधिकरण 2005 मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, न कि उद्योग मंत्रालय। यानी पहला गलत हो जाएगा। क्या हो गया है? पशुपालन, ठीक है, और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत। समझ में आया? तो इसका उद्देश्य गतिविधियों से संबंधित है। तो ये भी बात क्या है? गलत है। कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लेड के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के रूप में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार है? एक बार रक्त प्रवाह में प्रवेश करने के बाद यह सीधे मस्तिष्क में चला जाता है, विशेषकर बच्चों में। यह गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में स्थानांतरित हो सकता है, जिससे जन्म के समय वजन कम हो सकता है। लेड का बारे में बताना है। तो ये जो लेड के बारे में दोनों बातें बताई गई हैं, ये दोनों बातें क्या हैं? पूर्णतः सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 23 देखते हैं। क्या कह रहा है? रोडोडेंड्रन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसे जलवायु परिवर्तन के लिए सूचक प्रजाति माना जाता है। ये पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय पशु है। ये सदाबहार या पर्णपाती झाड़ियाँ हैं जिनके पत्ते सख्त होते हैं। ठीक है, यह जलवायु परिवर्तन के सूचक प्रजाति माना जाता है। ये बात सही है। पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प है। तो पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प नहीं है, ये आपका हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प है। किसका? हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ठीक है। और सदाबहार पर्णपाती झाड़ियाँ पत्ते सख्त माने जाते हैं, ये बात भी सही है। यानी पहली दूसरी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल दो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क ANN के संदर्भ में विचार कीजिए। ANN एक अभिकलनात्मक मॉडल है जो मानव मस्तिष्क में उपस्थित तंत्रिका कोशिकाओं के समान कार्य करता है। ANN को मुख्य रूप से क्वांटिंग तकनीक
ANN के अभिकलनात्मक मॉडल हैं जो मानव का कार्य करता है। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ANN एक आर्टिफिशियल तंत्र का नेटवर्क, ANN एक क्या है? आरंभिक ANN में भी भारी मात्रा में डेटा फील्ड तैयार किया जाता है। अधिकतर ठीक है, तो इसमें अभिकलनात्मक मॉडल है, तंत्रिका कोशिकाओं के समान है, ये बात बिल्कुल सही है। मुख्य रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है, ये बात गलत है, यानी 2 नंबर आपका गलत होगा। ऑप्शन ए सही होगा केवल एक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रही है? विशेष प्रवाह अधिनियम 1954 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? अधिनियम के प्रयोज्यता मुसलमानों और ईसाइयों को छोड़कर सभी धर्मों पर लागू होती है? नहीं, मुसलमानों पर छोड़कर सभी धर्मों पर लागू होती है। यह किसी भी व्यक्ति को विवाह की तिथि 30 दिनों की समाप्ति से पूर्व विवाह पर आपत्ति जताने की अनुमति देता है। क्या है? यह प्रभु की बात बिल्कुल सही है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह तिथि से 30 दिनों की समाप्ति से पूर्व, यानी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सही, बी सही होगा, केवल 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है? मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के रूप में प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को सरकारी संस्थाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखरेख एवं उपचार तक पहुंच प्राप्त करता है। मानसिक स्वास्थ्य सहायता केंद्र टोल फ्री हेल्पलाइन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? एक और दो दोनों, या इनमें से एक भी नहीं? तो यहाँ पर यदि हम बात जाएं, मानसिक देखरेख 2017 के प्रभावित व्यक्तियों को सरकारी तक मानसिक, ये बात बिल्कुल सही है। मानसिक स्वास्थ्य सहायता केंद्र टोल फ्री हेल्पलाइन स्वास्थ्य एवं परिवार का पहल है, ये बात बिल्कुल गलत है। स्वास्थ्य नहीं है, ये है कि सामाजिक न्याय, किसकी? सामाजिक, यहाँ पर सामाजिक न्याय राइट। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है? 26 आरक्षित नकदी के बाद उसी आकार में जमा राशि जिसे बैंकों को निर्दिष्ट तरल परिसंपत्ति के रूप में रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हम बात करें कि CRR कैसी होनी चाहिए कि निर्दिष्ट तरल परिसंपत्ति के रूप में, CRL तरल परिसंपत्ति के रूप में नहीं, कैश के रूप में जमा होनी चाहिए। यानी पहली बात तो हमारी क्या हो जाएगी? गलत। जब क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है संविधिक चल निधि अनुपात निर्दिष्ट करता है भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितनी तरल संपत्ति, तरल नहीं सब्सिट्यूटरी, बैंक में ही आपस में जमा करेगा, बैंक ही रखेगा, RBI में नहीं रखेगा, यानी दूसरा भी हम गलत होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे है केवल 1 2 3, 1 2 और दोनों 3। सही क्या कह रहा है? 27 निम्नलिखित एकदम 2 भारत कोई प्रतिबंध भी नहीं है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बात सही है, में राजधानियाँ हैं, तो कौन सा सही है? 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है? 28 उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से
विशेषता है जो पूंजीगत मध्यवर्ती वस्तुओं से अलग करती है। पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, जो मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। और बी में क्या है, मध्यवर्ती वस्तुओं की तुलना में पूंजीगत वस्तुओं का जीवन काल कम होता है। सी, पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग विशेष रूप से भारी उद्योगों में किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग हल्के उद्योगों में किया जाता है। पूंजीगत वस्तुएं मूर्त वस्तुएं हैं, जबकि मध्यमवर्ती वस्तुएं अमूर्त सेवाएं हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बातें सही हैं। ठीक है, पूंजीगत, मध्यमवर्ती और पूंजीगत वस्तुएं, मध्यम पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग सही है, यानी हमारा यहाँ पे सही है और वो ऑप्शन है आपका ए नंबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है 29, मुद्रा के कार्यों के संदर्भ में कौन सा कार्य आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को प्रभावी ढंग से कम करने में मदद करता है। विनिमय का माध्यम, लेखा की इकाई, विलंबित भुगतान के लिए मानक, मूल्य की माप। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, मुद्रा के कार्यों के संदर्भ में कौन सा कार्य आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या का प्रभावी कम करने में मदद करता है, तो वो है विनिमय का माध्यम, लेखा की इकाई। तो यहाँ पे मित्रों जो बात सही है वो है विनिमय का माध्यम ऐसा करता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट देखते हैं, करेंसी नोटों के सिक्कों को कागजी मुद्रा कहा जाता है। करेंसी नोटों और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहा जाता है कि उनकी आंतरिक मूल्य प्राप्त होता है। चेक, मांग जमा विधिमान्य मुद्रा हैं क्योंकि इन्हें किसी देश के किसी भी नागरिक द्वारा किसी भी लेन देन से निपटान करने के लिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता। करेंसी नोट विधिमान्य मुद्रा हैं। तो यहाँ पर कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर बात करें जो पहला कथन दिया गया है कागजी मुद्रा, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। चेक और मांग जमा विधिमान्य, यानी चेक और जो मांग होती हैं वो भी कागजी मुद्रा होती हैं, जबकि यहाँ पे किसी नागरिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता चेक और मांग। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है मित्रों, ये भी स्टेटमेंट क्या हमारा गलत होगा। करेंसी नोट विधिमान्य मुद्रा हैं, ये बात बिल्कुल सही होगी, यानी सी ऑप्शन का नंबर 3 हमारा सही है, पहला और दूसरा गलत है। यहाँ पे कितने कथन सही हैं, केवल एक कथन सही है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, आरबीआई के कार्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। ऋण के औपचारिक स्रोतों, कार्यप्रणाली और निगरानी रखता है। 2, यह नकदी शेष बनाए रखने में बैंकों में निगरानी रखता है। 3, इसका उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। 4, यह केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है सही हैं। अगर हम पहले कार्यप्रणाली पर निगरानी रखता है, ये बात बिल्कुल सही है। कि नकदी शेष बनाए रखने बैंकों पर निगरानी रखता है, ये भी बात बिल्कुल। विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी हमारी ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं और डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या है 32, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ वर्ष 1965 में कांडला में स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था, कांडला में स्थापित किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 में अधिनियमित किया गया था, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी हमारा ऑप्शन 1 में 1, बी में 2, सी में दोनों हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल CI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व भर के उपभोक्ता समूह के लिए सदस्यता संगठन है। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है
उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर हम बात करें कंज्यूमर इंटरनेशनल के संदर्भ में, यह विश्व भर में उपभोक्ता समूहों के लिए सदस्यता का संगठन है। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सदस्यता का संगठन है। ठीक है। और 60-65 में बना था। कब बना था? 60 से जिससे पूर्व 1960-95 उपभोक्ता के संघों, अंतर्राष्ट्रीय संघों के आधार पर बनाया गया था 1960 में। ठीक है। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें मित्रों, तो इसका मुख्यालय पेरिस में नहीं, इसका मुख्यालय जो वो लंदन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लंदन में। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है, एक सही है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। 34 को इसको देखते हैं। क्या है? डार्क मैटर आकाशगंगाओं में उपस्थित आकर्षित, अट्रैक्ट और धारण होल्ड करता है, जबकि डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड को विकर्षित करती है और उसके विस्तार का कारण बनती है। ओके, नेक्स्ट है सेकंड नंबर। प्रकृति में 4 मूलभूत बल गुरुत्वाकर्षण, दुर्बल परमाणु बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल परमाणु बल उपस्थित हैं। ये दोनों बातें क्या है मित्रों? बिल्कुल सही हैं। क्या हैं? दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एगमार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी कृषि उपजों के लिए एगमार्क का प्रमाणन चिन्ह अनिवार्य है। ओके, एगमार्क प्रमाणन तैयार करते समय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के मौजूदा मानकों पर विचार किया जाता है। ये भी बातें दोनों क्या हैं मित्रों? बिल्कुल। कौन सी इसमें सही है उसके बारे में बताना है। तो सभी कृषि उपजों के लिए एगमार्क का प्रमाणन चिन्ह अनिवार्य है। एगमार्क कृषि उपज के लिए प्रमाणन चिन्ह है जो सुनिश्चित करता है कि प्रमाणित वस्तुएं उत्पादन कृषि विपणन निदेशालय DMI डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन कृषि सहयोग और कृषि अधिसूचना मानक ग्रेड के अंतर्गत आता है। ठीक है। एगमार्क तैयार खाद्य सुरक्षा, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। और एकदम स्वैच्छिक है। कैसा है ये? स्वैच्छिक है। तो ये बात गलत है, अनिवार्य नहीं है। क्या है? स्वैच्छिक है, यानी दूसरा सही, पहला गलत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है? कीमत लोच संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग भाग लेने पर प्राप्त भागफल को किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच के लिए परिभाषित किया गया है। ए 2 आपूर्ति की कीमत लोच किसी वस्तु के बाजार कीमत में एक प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन हैं। 2 उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और ना एक ना दो। तो यहाँ पे बताना है कौन से कथन सही हैं। तो मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल को किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच के रूप में परिभाषित किया गया है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। आपूर्ति की कीमत लोच किसी वस्तु की बाजार कीमत एक प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कौन सा सही है? दोनों सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या कह रहा है 37? श्रमिकों के प्रकार और परिभाषित स्वनियोजित वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के स्वामी और संचालक होते हैं। बी किसी के लिए काम करते हैं, उनकी पारिश्रमिक का भुगतान नियमित आधार पर किया जाता है। 3 अनियत श्रमिक ऐसे श्रमिक जो अन्य लोगों के खेतों में अनियमित रूप से कार्य करते हैं, उसे बदले पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन से सही हैं। क्या हैं? इनमें से
कौन से सही हैं? तो स्वनियोजित वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम और स्वामी के संचालक होते हैं, सही है। नियमित वेतनभोगी वे श्रमिक जो किसी काम करते हैं उनकी पारिश्रमिक भुगतान नियमित आधार पर होता है, ये भी सही है। अनियत ये वे श्रमिक जो अन्य लोगों के खेतों में अनियत रूप से कार्य करते हैं उनके बदले पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। उपयुक्त में कितने युग्म सही हैं? उपयुक्त में सभी युग्म सही हैं, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ग्लोबल बर्डन एंड डिसीज GBD निम्नलिखित में से किसको उचित रूप से संदर्भित करता है? पहला ए ऑप्शन, क्या कह रहा है ए ऑप्शन, उसे समझते हैं। यह विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में संक्रामक रोगों की समग्र व्यापकता। बी, विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आर्थिक लागत। सी, किसी विशिष्ट बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या तथा उस बीमारी के कारण असमर्थता की स्थिति में बिताए गए वर्ष। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज बताना है हमें, ठीक है। डी, स्वास्थ्य सेवाओं के वैश्विक वितरण तथा वंचित आबादी की उनकी पहुंच। तो यहाँ पर यदि हम बताएं ग्लोबल बर्डन डिसीज किसी विशिष्ट बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या तथा उस बीमारी का असमर्थ होने वाले स्थिति में बिताए गए वर्ष क्या कहलाते हैं? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज, यानी डी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। बाजारों का नियम, भौतिक आधिकारिक संरचना, नीति उपकरण, सहकारी विपणन उपयुक्त में से कितने कृषि बाजार व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी, चार। तो यहाँ पर बात करते हैं ये सभी के सभी कर सकते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, क्या कह रहा है 40 उसे समझते हैं। स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक लघु ऋण कार्यक्रम पर आधारित है। 2, यह किसी सदस्य को ऋण आवश्यकता हो तो सांपार्श्विक ऋण आवश्यकता भी होती है। हो तो सांपार्श्विक ऋण की सांपार्श्विक ऋण समूह द्वारा बाजार संचालित दरों से की गई शर्तों के साथ सांपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करता है। सांपार्श्विक ऋण से मुक्त करता है, यानी जो बाजार रेट चल रहा है उससे कम रेट पे बात करते हैं, यानी दूसरी बात हमारी गलत जबकि पहली सही है। कौन सा कथन सही है? ए कथन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, क्या कह रहा है 41 उसे समझते हैं। भारत में कृषक समुदाय मिश्रित फसल पशुधन कृषि प्रणाली का उपयोग करते हैं। विविधीकरण की आवश्यकता आजीविका के लिए विशेष रूप से कृषि पर निर्भर रहने के जोखिम से उत्पन्न होती है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित कौन सा एक सही है? ए, कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 सही व्याख्या है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 एक की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। कथन 2 दोनों सही नहीं है, एक सही है, 2 सही नहीं है। तो यहाँ पे भारत कृषक समुदाय मिश्रित फसल पशुधन कृषि प्रणाली का उपयोग करते हैं। आवश्यकता आजीविका के लिए आवश्यक रूप से कृषि पर निर्भर होने जोखिम उत्पन्न होती है, यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और व्याख्या भी कर रही हैं। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, क्या कह रहा है 42? श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR, ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है विचार? समझिए कि यह देश में बेरोजगारी की स्थिति का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संकेतक है। नहीं, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि उच्च अनुपात उच्च है तो इसका अर्थ उच्च बेरोजगारी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यदि अनुपात न्यूनतम है तो इसका अर्थ बेरोजगारी कम है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। यानी इसमें जो बातें की गई हैं वो बिल्कुल गलत हैं। यदि अनुपात अधिक होगा तो इसका अर्थ है लोगों में सहभागिता अधिक है, बेरोजगारी नहीं। क्या है? सहभागिता अधिक है, पार्टनरशिप है, ठीक है। और अगर अनुपात कम होगा तो इसका मतलब ये है कि जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग
प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। ये तीनों बातें गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या कह रहा है 43? सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार, निवारण प्राप्त करने का अधिकार, आश्वस्त होने का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपयुक्त में कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं? देखते हैं कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देखते हैं मित्रों कौन कौन से अधिकार प्राप्त। तो सबसे पहले बात करते हैं सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है, सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, चयन करने का अधिकार, आश्वस्त होने का अधिकार, निवारण प्राप्त करने का अधिकार भी दिया जाता है। अस्वस्थ होने का अधिकार, अस्वस्थ होने का अधिकार मित्रों नहीं, ये बात सही नहीं है। आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार ये दिया जाता है। 2019 के अंतर्गत कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अधिकार किए गए हैं हमारे को कितने? 4। तो कौन सा है ऑप्शन? सी ऑप्शन है हमारे। ठीक है, धारा 29 के अंतर्गत सुरक्षा का, सूचना का, चयन का, सुनवाई का, निवारण प्राप्त करने का और उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार, आश्वस्त होने का अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। देखते हैं क्या कह रहा है 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयात प्रतिस्थापन, कोटा लागू करना, सस्ते आयातित उत्पाद, उच्च गुणवत्ता का सामान उपरोक्त में से कितने अंतर्मुखी व्यापार रणनीति को दर्शाते हैं? उपरोक्त में से कितने अंतर्मुखी व्यापार रणनीति को दर्शाते हैं? देखते हैं। तो हमारा क्या है, सबसे पहले आयात प्रतिस्थापन। तो व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप में औद्योगिक नीति जुड़ी हुई है। 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता एक अंतर्मुखी रणनीति थी। इसमें आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। ठीक है, व्यापार रणनीति को आयात प्रतिस्थापन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता था? घरेलू उत्पादन में बदलना, प्रतिस्थापित करना नीति का उद्देश्य। ठीक है, घरेलू उद्देश्यों में वित्तीय प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित रखना। घरेलू आयात में 2 टैक्स, टैरिफ और कोटा लगाया जाता था। ये बात बिल्कुल सही है। सस्ते आयातित उत्पादन, क्या सस्ते आयातित उत्पादन नहीं, आयात को कम करने की बात की जाती थी। सस्ते और उसकी कोई बात ही नहीं है। उच्च गुणवत्ता युक्त सामान, ऐसी कोई बात नहीं, उच्च गुणवत्ता युक्त सामान की भी बात यहाँ पे नहीं आती है। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 2 बातें सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या कह रहा है 45, उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनरेगा के माध्यम से सरकार ने वर्ष में 100 दिन का रोजगार गारंटी प्रदान की है। कितने दिन की? 100 की। यह काम करने का अधिकार लागू करने वाले कानून का परिणाम है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि 2005 में मनरेगा के अंतर्गत सरकार ने नागरिकों को 100 दिन का न्यूनतम रोजगार देने की बात स्वीकार की है, यानी ऑप्शन ए सही होगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आवश्यकताओं का उभय दोहरा संयोग निम्नलिखित में से किसको उचित रूप से संदर्भित करता है? यह वह स्थिति है जिसमें 2 पक्षों की रुचि और प्राथमिकताएं समान होती हैं, जिससे व्यापार पारस्परिक रूप से लाभप्रद हो जाता है। बी, वह स्थिति है जिसमें वस्तु विनिमय में दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को एक साथ बेचने तथा खरीदने के लिए सहमत होते हैं। सी, मुद्रा प्रणाली में सुविधा के लिए कागज तथा सिक्के दोनों मूल वर्ग का होना आवश्यक है। डी, यह वस्तु विनिमय प्रणाली में निष्पक्ष और न्यायसंगत विनिमय की अवधारणा है, जो सुनिश्चित करती है कि दोनों पक्षों का समान मूल्य प्राप्त हो।
ठीक है, तो ज़रा इसमें देखते हैं। जब दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुएं खरीदने और बेचने में सहमति रखते हैं, ठीक है, आवश्यकता का दोहरा संयोग वह स्थिति जिसमें वस्तु विनिमय में दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं के साथ एक साथ बेचने और खरीदने में सहमत हों, वो दोहरा संयोग कहलाता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं एमएनसी पर। क्या कह रहा है एमएनसी? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में निवेश का सबसे सरल उपाय है। स्थानीय व्यवसायों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करना, संपूर्ण रूप से क्या है, स्थानीय निकायों कंपनियों के अधिग्रहण को उपार्जन करना, परोपकारी गतिविधियों कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को संलग्न करना, या जोखिम कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेश से बचना। एमएनसी द्वारा विश्व के देशों में निवेश का सबसे सरल उपाय है संपूर्ण रूप से स्थानीय कंपनियों का अधिग्रहण और उनका उपार्जन करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या है 48, इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर कार्यनीतिक विनिवेश से अभिप्राय सार्वजनिक उद्यमों में अधिकांश सरकारी भागीदारी को विक्रय करना है। 2. विनिवेश प्रक्रिया उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIT द्वारा संचालित होती है। ये बात बिल्कुल क्या है हमारी? गलत है। ये DPIT द्वारा नहीं, DIPAM द्वारा है। DIPAM यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट के द्वारा संचालित है, न कि इसके द्वारा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर और देखते हैं 49 क्या कह रहा है हमसे। विशेष रासायन, जैवीय सामग्री, उपकरण, प्रौद्योगिकी, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में विचार करना है। करिए भाई। क्या है? इस सूची का अनुरक्षण विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य इस सूची को सभी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण अभिसमय की सूची के साथ श्रेणीबद्ध करना है। ये बात क्या है हमारी? बिल्कुल सही है। SCOMET वस्तुएं द्वैत उपयोग वाली जिनका प्रत्येक नागरिक अनुप्रयोग सहित व्यापक स्तर पर हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अस्त्र के रूप में किया जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है? भारत में 80% से अधिक लोग लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है 50% से कम कृषि भूमि पर कृषि करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। भारत में अधिकांश किसान निर्वाह कृषि करते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कथन ए जो है कथन 2(1) की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या कह रहा है 51? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार कृषि क्षेत्र को लाभ नहीं पहुंचा सके। 2. कृषि बुनियादी ढांचा एवं सार्वजनिक निवेश में कमी आई। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि 1991 का जो सुधार किया गया था वो लोगों को औद्योगिक लाभ दिलाने के लिए किया गया था, यानी प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और की बात की गई थी, LPG की बात की गई थी, यानी दोनों बातें सही हैं। और ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। दोनों सही हैं और 1-2 की व्याख्या करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्या कह रहा है 52 से समझते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में के संदर्भ में किसकी मानव पूंजी का हिस्सा माना जाएगा? कार्यशील जनसंख्या, वर्ग के आकार को ओके, मानव संसाधन, ज्ञान, कौशल और क्षमताएं, इसे ही माना जाएगा। मानव संसाधन का ज्ञान, कौशल और संस्थाओं को ही माना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या कह रहा है 53? उसे समझते हैं।
ग्रामीण विकास के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करिए? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार लाना है। क्या लाना है? जीवन स्तर में सुधार लाना। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ाना है। यह आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण में शहरी प्रवास को प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। कितने कथन यहाँ पर मित्रों क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से कथन सही हैं, इस पर विचार करते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास का उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन जीवन स्तर सुधार लाना सही है। कृषि उत्पादकता और सतत कृषि पद्धतियां बढ़ाना ये भी सही है। आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण से शहरी प्रवास को प्रोत्साहन देना नहीं है। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे सेवाएं प्रदान करना ये सही, यानी 3 सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा, 3 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 54। जैविक खेती संवहनीयता को बढ़ावा देती है, मृदा गुणवत्ता और जैव विविधता की रक्षा करती है। जैविक खेती खरपतवार नियंत्रण की प्राकृतिक तरीकों जैसे मल्चिंग को प्रोत्साहित करती है। उपयुक्त कथनों के बारे में कौन सा एक सही है? कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 एक सही व्याख्या करता है। ठीक है, दूसरा क्या है 54, कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 एक की व्याख्या नहीं करता है, 2 गलत, 1 सही, 1 गलत, 2 सही। तो यहाँ पर बात करें जैविक कृषि संवहनीयता बढ़ावा देती है और मृदा गुणवत्ता रक्षा करती है, बात सही है। जैविक खेती खरपतवार नियंत्रण प्राकृतिक तरीकों से प्रोत्साहन देती है, ये भी बात सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही होगा, एक की व्याख्या नहीं की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या कह रहा है 55, उसे समझते हैं। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत के सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर देखे जा रहे हैं। औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा लाभ का उपयोग करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो 1991 के बाद भारत में सेवा रोजगार के अवसर देखे जा रहे हैं, बात सही है। औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा करते हैं, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या कह रहा है? सामाजिक बुनियादी ढांचा उत्पादन के कारकों की उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। भौतिक सुरक्षा संरचना जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। ये बात क्या है? यहाँ पर कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर मित्रों ये दोनों बातें क्या हैं? पूर्णतः सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्या कह रहा है 57, इसे समझते हैं। मौलिक रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर संबद्ध है। जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, समुत्थनशील विकास या सतत विकास, ये है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सतत विकास से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। चीन और भारत की तुलनात्मक विकास अनुभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार है? चीन ने कृषि से विनिर्माण और फिर सेवाओं की ओर क्रमिक परिवर्तन की पारंपरिक विकास रूप से पालन किया है। चीन ने अपनी पहल में संरचनात्मक सुधार किए हैं, जबकि उन्हें भारत में इन्हें लागू नहीं किया गया। चीन ने औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बनाए रखा है, जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो मित्रों चीन और भारत की अर्थव्यवस्था में जो ये तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। हमारे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या कह रहा है 59? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA 1951 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह चुनाव के संचालन को विनियमित करता है। यह एक उम्मीदवार को कम से कम 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। इसके तहत उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देना एक भ्रष्ट आचरण है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं,
जरा देखते हैं। यह चुनाव संचालन का विनियमन की बात करता है, अतः ये कथन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। ठीक है, यह उम्मीदवार को दो निर्वाचन की अनुमति नहीं देता है। दो निर्वाचन की अनुमति 1951 की धारा 33(7) के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, अधिनियम की धारा 123 शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में जानकारी, भ्रष्ट आचरण है, ये भी बात गलत है। कौन सा सही है, केवल एक सही है, पहला यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। कथन और कथन पर विचार करना है। सीलबंद कवर न्याय शास्त्र अधिक प्रक्रिया दर्शिता और उत्तरदायित्व को सीमित कर सकता है, कर दो सीमित। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 सीलबंद कवर न्याय शास्त्र के विचार को परिभाषित करता है। ये दोनों बातें क्या है मित्रों, ये दोनों बातें हमारी एक सही है, जबकि दूसरी बात 1872 की सीलबंद कवर न्याय शास्त्र विचार की परिभाषित करता है, ये बात गलत है। ठीक है, दो सही नहीं है, क्योंकि कोई विशिष्ट कानून सीलबंद कवर के सिद्धांत को परिभाषित नहीं करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी कथन एक सही, दो गलत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या है 61, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में विचार है। संविधान ने आयोग के सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट की है। 2 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। 3 सेवा की शर्तें और पद का कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। 4 इसे सिविल सेवा न्यायालय की शक्ति प्रदान की गई है। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, तो बात करते हैं, संविधान के सदस्यों को निर्दिष्ट की गई है। ठीक, तो ये बात क्या है हमारी, आयोग सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट, ऐसी कोई बात नहीं है, संविधान में इसके बारे में कोई बात नहीं कि ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये बात सही है। सेवा शर्तें पद कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित होती, ये भी बात गलत है। वो संसद के द्वारा निर्धारित नहीं होते हैं, वो राष्ट्रपति के कार्यालय द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, इसे कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है मित्रों। नेक्स्ट, इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी कितने कथन सत्य हैं, सॉरी ये सही है, सिविल न्यायालय की प्राप्त है, सिविल न्यायालय की इसे शक्ति प्राप्त मित्रों क्या है। तो ऑप्शन 2 सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या कह रहा है 62, बाई ब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य भारत की उत्तरी सीमा पर चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन गुणवत्ता में सुधार करना है। क्या करना है, सुधार करना है। बाई ब्रेंट विलेजेस सही बात है, ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की जा रही है। तो यदि हम इसके विकास की बात करें तो ये केंद्रीय विकास मंत्रालय नहीं, ये किया जा रहा है गृह मंत्रालय द्वारा, यानी दूसरी बात हमारी गलत है, केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या कह रहा है 63, उसे समझते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। लीबिया, सूडान, जॉर्डन, चाड, इजराइल, सऊदी अरब। कितने देश मिस्र के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं। देखते हैं कितने देश कर रहे हैं। गाजा स्ट्रिप, इजराइल, लीबिया और सूडान। गाजा, लीबिया, सूडान, इजराइल, ठीक है, ये करते हैं। जॉर्डन, चाड, सऊदी अरब नहीं करते हैं। तो कितने कर रहे हैं यहाँ पर, 3 कर रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें तो इनके अलावा गाजा है हमारा, गाजा पट्टी यानी फ़िलिस्तीन, ठीक है, और इसके अलावा फ़िलिस्तीन ही करता है, बाकी 3 दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्या कह रहा है 64, सिंधु जल संधि समझौता के संदर्भ में भारत और पाकिस्तान के बीच इस जल बंटवारे के समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। 1980 में विश्व बैंक द्वारा ऐसा किया गया था। पाकिस्तान के 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब, झेलम पर नियंत्रण मिल गया। क्या, सिंधु, चिनाब, झेलम पर क्या मिल गया, इन्हें नियंत्रण मिल गया। ये भी बात सही है। भारत को पश्चिमी नदियों के जल के उपयोग सिंचाई के लिए तो लिया, लेकिन विद्युत उत्पादन के लिए नहीं, विद्युत उत्पादन के लिए भी मिला है, ये गलत है। और रेशियो बटा है 80:20 में। ठीक है, यानी केवल 2 कथन सही हैं, बी ऑप्शन हमारा
सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या कह रहा है 65, उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दशकों से नागरिक संघर्ष और भोजन की कमी से पीड़ित रहा तथा हाल ही में अपने अत्यंत भीषण भूकंप के कारण समाचारों में रहा? तुर्की, मोरक्को, सीरिया, सोमालिया। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें वो कौन सा देश है, तो मित्रों वो देश है आपका सीरिया। किसके का? कौन? सीरिया रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या कह रहा है 66, उसे समझते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खनन, उत्खनन, पशुपालन, विनिर्माण, चीनी उत्पादन। 5 संरचनात्मक अभिकल्पना, विनियंत्रित। उपरोक्त गतिविधियों में से कितनी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा हैं? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्से के बारे में बताना है। खनन और उत्खनन ये आपकी प्राथमिक का हिस्सा हैं या नहीं हैं? तो प्राथमिक खनन, पशुपालन, चीनी उत्पादन प्राथमिक नहीं है, विनिर्माण प्राथमिक नहीं है, संरचना प्राथमिक नहीं है, खनन और पशुपालन है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या कह रहा है 67, उसको समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रच्छन्न बेरोजगारी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? जब कार्य के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन 8 लोगों लगे होते हैं। जब उच्च शिक्षित युवा कम वेतन वाली नौकरियां करते हैं। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी विघटनकारी तकनीकी अकुशल और अर्धकुशल लोगों को बेरोजगार बना देती है। जब वर्ष में कुछ महीने लोगों को नौकरी नहीं मिलती जबकि कुछ महीने नौकरी मिलती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जब एक ही कार्य में 2 लोगों की जगह 8 लोग काम करें, ये आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। भारत में निर्धनता आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा प्रदर्शित सर्वेक्षण आयोजित करके समय समय पर गरीबी रेखा का आकलन लगाया जाता है। तेंदुलकर समिति के अनुसार एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 816 प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये निर्धारित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्या कह रहा है 69, उसे समझते हैं। वर्तमान परिदृश्य में भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। भारत खाद्यान्न उत्पादन के संदर्भ में आत्मनिर्भर है। भारत के पास भंडारण मानदंडों का अधिक खाद्यान्न का बफर स्टॉक है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो ये दोनों कथन क्या है मित्रों? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा होगा सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या कह रहा है 70, उसे समझते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कथनों में स्वतंत्रता के बाद रोजगार सृजन और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कम नहीं अधिक हुई है। 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार नहीं बढ़ी, पहले बढ़ी फिर घट गई। यानी इसमें दोनों कथन क्या है मित्रों? गलत होंगे। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है हमें। अच्छा, वर्ष 1991 वित्तीय संकट के बाद रोजगार सृजन द्वितीय क्षेत्र में हिस्सेदारी लगातार कम नहीं हुई है, लगातार बढ़ रही है। यानी तीनों कथन गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही, कोई भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक संदर्भ में अवसर लागत की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन की वास्तविक लागत, किसी आर्थिक निर्णय की वित्तीय लागत, चुनाव करते समय वांछनीय विकल्प की मात्रा का मूल्य को छोड़ दिया जाता है, किसी व्यावसायिक उद्यम में किया गया कुल व्यय। तो ऑप्शन नंबर 71 देखते हैं। 71 चुनाव करते समय वांछनीय विकल्प की मात्रा में मूल्य छोड़ देना। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या है 72, समझते हैं इसे। निम्नलिखित उपभोक्ता आय स्थानापन्न का मूल्य, पसंद और प्राथमिकताएं, सरकारी नीतियां, जनसंख्या जनसांख्यिकी, उपरोक्त में से कितने कारक वस्तुओं की सेवाओं की मांग को प्रभावित करते हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सारी बातें क्या करती हैं? वस्तु और सेवाओं की मांग को प्रभावित करती हैं। उपभोक्ता की आय भी,
उपभोक्ता के स्थान, पन्न का मूल्य भी, पसंद और प्राथमिकताएं भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या है 73? विदेशी व्यापार नीति FTP 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। FTP के तहत 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं में निर्यात के लिए $10 ट्रिलियन का लक्ष्य परिकल्पना की गई है। FTP के निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर घोषित किए गए हैं। निर्यात दायित्व में चूक एक मुफ्त निपटान के लिए एक माफ़ी योजना है। विशेष वेस्ट्रो खाते माध्यम से रुपए की प्राप्ति के लिए FTP को लाभ को बढ़ाया गया है। उपरोक्त में से कितने सही हैं? उपरोक्त में से कितने सही हैं, इसके बारे में बताना है। तो FTP के तहत 2030 तक 10 ट्रिलियन, 2030 तक 2 ट्रिलियन है। कितना? $2 ट्रिलियन रखा गया है, पहला गलत। निर्यात उत्कृष्टता के शहर घोषित किए गए हैं, ये सही। निर्यात दायित्व चूक एक मुफ्त निपटान, ये भी सही है। विशेष वेस्ट्रो कार्ड, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या कह रहा है 74, उसको समझते हैं। बृहस्पति के संदर्भ में विचार करना है। यह सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह है जो अन्य सभी ग्रहों की तुलना में दुगने से भी अधिक विशाल है। इसके वातावरण में जल उपस्थित नहीं है। नासा ने ग्रह और चंद्रमाओं की खोज के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस मिशन शुरू किया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ग्रहों में सबसे बड़ा, ये सही है। वातावरण में जल उपस्थित है, यानी बर्फ पाई गई है, ये बात गलत है। ठीक है, अंतरिक्ष में जूस, संवेदन, गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा हैं का है, और ये मिशन जो है क्या चंद्रमा और ग्रहों की गति संबंधी है, ये बात भी गलत है। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? केवल ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्या कह रहा है 75, उसे समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए FAME योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए वही विचार। यह योजना पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ठीक है, इस योजना के वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित किया मिलेगा, ये बात तो सही है। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन ये योजना पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नहीं, ये योजना शुरू की गई है केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। बजट में पूंजीगत व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय दायित्वों में कमी आती है। इसमें सरकार द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पूंजीगत व्यय सरकार में क्या बात की गई है? परिणाम स्वरूप वित्तीय दायित्वों में कमी आई, ये बात बिल्कुल सही है। इसके द्वारा अपगत ऋण ब्याज अदायगी शामिल हैं, ये बात सही नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। प्रभावी राजस्व घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राजस्व घाटे के अनुदान के मध्य का अंतर है। ओके, यह सार्वजनिक व्यय संबंधी राजस्व घाटे की अवधारणा नरसिम्हा समिति द्वारा सुझाई गई है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसकी जो सुझाई गई जो कमेटी थी वो थी रंगराजन कमेटी। कौन सी मित्रों? रंगराजन कमेटी। कौन सी थी? रंगराजन कमेटी। रंगराजन समिति द्वारा था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है, यानी एक ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या कह रहा है 78, उसे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रत्येक स्तर पर प्रयोज्य आय में वृद्धि, उपभोग में वृद्धि, अर्थव्यवस्था के उत्पादन में वृद्धि, उपरोक्त में से कितने कथन किसी देश की कर व्यवस्था में परिवर्तन का परिणाम हैं? उपरोक्त में से केवल 1, 2 और 3 कितने उपस्थित हैं?
ये जो तीनों हैं वो इसके परिणाम के उपस्थित हैं, यानी ये ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, तीनों सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या कह रहा है 79? रिकार्डो समतुल्यता अर्थशास्त्र में एक अवधारणा है जिसके अनुसार सरकारी खर्च में वृद्धि सदैव आर्थिक विकास होता है। ये नहीं, उपभोक्ता उच्च घाटे के दौरान अधिक बचत करते हैं। उपभोक्ता उच्च घाटे के दौरान, ये बात बिल्कुल सही है। रिकार्डो ने आर्थिक स्वतंत्रता सिद्धांत दिया बचत के ऊपर, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80? उसे समझते हैं। यदि सभी देशों में वास्तविक विनिमय दर एक हो जाए तो बाजार में सभी मुद्राओं की क्रय शक्ति समान हो जाएगी। वास्तविक विनिमय दर को अमूमन देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक की माप के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो दोनों बातें हैं पूर्णतः मित्रों सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्या कह रहा है 81? अदायगी संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, पूंजी खाते में सभी अंतर्राष्ट्रीय खरीद को दर्ज किया जाता है किंतु परिसंपत्तियों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री चालू खाते में दर्ज की जाती है। 2, अंतरण अदायगी ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो किसी देश के निवासियों को निःशुल्क प्राप्त होती हैं। 3, वस्तुओं की आयात और निर्यात के संतुलन को व्यापार संतुलन कहा जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? उपरोक्त में से कौन कौन से सही हैं इसको बताना है। तो उपरोक्त में से हमारे पूंजी खाते कौन से कथन सही हैं? पूंजी खाता सभी अंतर्राष्ट्रीय खरीद की दर्ज किया जाता है, किंतु ये बात गलत है। सभी खरीद को दर्ज नहीं किया जाता है। इसमें विक्रयसंपत्तियों की बिक्री को दर्ज किया जाता है, प्रत्यक्ष निवेश को दर्ज किया जाता है। अंतरण अदायगी ऐसी प्राप्तियां हैं जो किसी देश के निवासियों निःशुल्क, ये बात सही है। आयात और निर्यात में संतुलन को कहा जाता है, ये भी सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या कह रहा है 82? अदायगी संतुलन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय स्वतंत्र रूप से होता है। समायोजित समव्यवहार इस बात पर निर्धारित होते हैं कि अदायगी संतुलन अधिशेष में है अथवा घाटे में है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? 1, 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो ये जो बातें की गई हैं अदायगी संतुलन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय स्वतंत्र रूप से होते हैं, सही है। दूसरा, अदायगी विशेष घाटे होते हैं, ये भी सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या कह रहा है उसे समझते हैं। राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के संदर्भ में विचार करना है। अधिनियम के अनुसार सरकार को राजकोषीय प्रबंधन वर्तमान और भावी पीढ़ी के बीच समता के सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अधिनियम के अनुसार सरकार को अपना राजस्व घाटा समाप्त करना होगा। अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर अधिनियम सरकार पर जुर्माना लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करनी है कौन सी बात सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पहले अधिनियम के अनुसार सरकार राजकोषीय प्रबंधन, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें अधिनियम के अनुसार सरकार अपना राजस्व घाटा समाप्त करना होगा, ये भी बात सही है। FRBM के तहत जो एक्ट आया था, अधिनियम अनुपालन न करने पर अधिनियम सरकार पर जुर्माना लगाती, ये बात सही नहीं है। केवल 2 ही सही हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सरकार घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसी देश की बढ़ती GDP उसके बढ़ते नागरिकों कल्याण को सुनिश्चित करती है। किसी देश की GDP सदैव विभिन्न क्षेत्रों आर्थिक क्षेत्रों में समान रूप से विस्तृत है। कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? किसी देश की बढ़ती GDP नागरिकों के बढ़ते कल्याण को सुनिश्चित का संकेत, ये बात गलत है।
जीडीपी सदैव आर्थिक क्षेत्रों में समान रूप से विस्तृत होती है, ये भी बात क्या है, गलत होगी। यानी दोनों कथन यहाँ पर गलत होंगे, क्योंकि जीडीपी किसी देश की कुल आर्थिक उत्पादन की मापता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो नागरिक जुड़े होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या कह रहा है 85, उसे समझते हैं हम लोग। मुद्रा के संचलन वेग की अवधारणा प्रतिनिधित्व करता है। संचलन वेग की अवधारणा, यह गति जिस पर केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा को मुद्रित किया जाता नहीं, वह दर जिस पर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का विनिमय होता है। किसी देश की मुद्रा आपूर्ति की वार्षिक वृद्धि दर, किसी देश की विदेशी मुद्रा भंडार में रखी धनराशि। इस संचलन वेग की अवधारणा का प्रतिनिधित्व वह दर मुद्रा का विनिमय करता है, विनिमय, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में सामान्य रूप से जब बॉन्ड की मांग बढ़ती है तो उस पर ब्याज की दर भी बढ़ जाती है। 2, सामान्य रूप से किसी बॉन्ड में कीमत बाजार ब्याज की से विपरीत रूप से संबंधित होती है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। सामान्य रूप से जब बॉन्ड की मांग बढ़ती है तो उस पर ब्याज भी बढ़ जाता है, ये बात सही नहीं है, ये बात क्या है, गलत है। क्या है मित्रों, ये बात गलत है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। सामान्य रूप से किसी बॉन्ड की कीमत बाजार ब्याज दर की कीमत से संबंधित होती है, ये बात बिल्कुल सही है, दूसरा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुद्रित नीति को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने की स्थिरीकरण का प्रयोग करेगा। पहला ऑप्शन है हमारा, जब विदेशी मुद्रा बाजार भारतीय रुपए की अधिकता की मांग हो, ओके, ठीक है। जब आर्थिक विकास की प्रोत्साहित करने के लिए धन की आपूर्ति का विस्तार करने की आवश्यकता होती है, ओके। भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रभाव, यही बात क्या होगी, सही होगी। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्या कह रहा है, अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए निम्नलिखित में विचार कीजिए। किसी मुद्रा का अभिमूल्यन किसी देश का आयात बिल बढ़ा जाएगा, नहीं, आयात बिल कम हो जाएगा। यदि घरेलू उत्पादों की कीमत घटेगी तो निर्यात बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है, इसे अवमूल्यन बोला जाता है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 पर। किस पर, 89 पर। क्या है 89 पर, किसी बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाजार में कुछ कंपनियां और कई खरीदार शामिल हैं। प्रत्येक कंपनियां एक समरूप उत्पादन और विक्रय करती हैं। कंपनियों के लिए बाजार में प्रवेश के साथ साथ निकास भी निःशुल्क है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई भी नहीं। क्या हैं, सभी 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बाजार में कुछ कंपनियां कई खरीदार शामिल होते हैं, तो ये कथन क्या है, गलत है। प्रत्येक कंपनियों का एक समरूप उत्पाद में बिक्री करती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, कंपनियों में बाजार में प्रवेश के साथ साथ निकास भी निःशुल्क है, ये भी सही है। यानी कितने कथन सही हैं, 2 कथन। कौन सा आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्या कह रहा है, समताप मंडल वायु विलय अंतःक्षेपण तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन, क्या है ये ऑप्शन, देखते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है औद्योगिक स्रोतों से ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन से कम करना, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और शहरी क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता को सुधार करना, सूर्य के प्रकाश के संपर्क को बढ़ाकर वैश्विक कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना, या डी पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सूर्य के प्रकाश की मात्रा में हेरफेर करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर चैट जी ओपन AI द्वारा विकसित एक बड़े पैमाने पर तंत्रिका नेटवर्क आधारित भाषा प्रारूप है।
ओके। 2 नंबर ऑप्शन 2 नंबर स्टेटमेंट दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है इसका उपयोग वास्तविक दुनिया अनुप्रयोगों जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सामग्री आदि में किया जाता है। ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। धर्म गॉर्जियन अभ्यास में कथनों पर विचार कीजिए। भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये बात बिल्कुल सही है। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भी बात बिल्कुल क्या है? सही है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है इसमें कौन से कथन सही हैं? इसमें दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्या कह रहा है 93? हाथी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 1992 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था। 2, ठीक है, क्या 2 नंबर? पर्यावरण, वन और परिवर्तन निदेशालय मंत्रालय देश के प्रमुख हाथी आबादी वाले राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो अगर हम बात करें ये कब शुरू किया गया था? वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में के तहत इसे शुरू किया गया था। इसे 1972 में इसे भी शुरू किया गया था हाथी परियोजना। ठीक है, कब? 1972 में। हाथी परियोजना भारत सरकार द्वारा 1992 में केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र में योजना के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, 1992 में क्षेत्रीय योजना के रूप में तो यहाँ, और केंद्रीय योजना के रूप में 92 में शुरू किया गया था। ठीक है, हाथी परियोजना के संदर्भ में तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट हाथी आबादी वाले राज्यों में हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। किस पर? 94 पर। क्या कह रहा है 94? मरुस्थल स्थान मोजाम्बे, उत्तरी अमरीकी सीमांपन, दक्षिण अमेरिका, नमीब अफ्रीका। इसमें बताना है कौन से सुमेलित हैं। मोजाम्बे कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में, ये सही है। सिम्पसन दक्षिण अमेरिका में है, नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है मित्रों? ऑस्ट्रेलिया में, यानी ये गलत हो गया। और नामीब आपका अफ्रीका में है, ये सही है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। रोगाणु प्रतिरोधी प्रतिस्पर्धा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संक्रमण में उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली रोगाणुरोधी दवाओं के खिलाफ किसी भी सूक्ष्मजीवी द्वारा प्रतिरोध प्रदान करता है। ये बात बिल्कुल सही है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने में सूक्ष्म जीवों को सुपरबग कहा जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी दोनों बातें सही हैं। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या कह रहा है 96? इसे समझते हैं। लाला लाजपत राय के संदर्भ में विचार करना है। वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन पुस्तक लिखी है। कौन सी लिखी है? डिपोर्टेशन पुस्तक। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। किस नेता ने लोगों को संगठित करने के लिए गांधीवादी तकनीक का प्रयोग किया? नेल्सन मंडेला, इब्राहिम लिंकन, व्लादिमीर लेनिन, चे गेवरा। तो ये जो तकनीक का प्रयोग गांधीवादी का जिसने किया है वो है नेल्सन मंडेला। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा यलूद घोषणा, भाषा संगम, नमत वसई, आवा घर, निम्नलिखित में से कितनी पहल भाषाओं की सुरक्षा के लिए है? कितनी पहल भाषाओं की सुरक्षा के लिए है? तो इन चारों में भाषा की सुरक्षा के लिए ही बात की गई है। ऑप्शन 4 डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्या है 99? केसरे हिंद प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रतिभाग, इन व वॉरियर्स ऑफ द हैदराबाद कविता का संजय धर्सना आंदोलन नेतृत्व कितने में सरोजनी नायडू से संबंधित हैं? ओके, सरोजनी नायडू से संबंधित केसरे हिंद नहीं, ये महात्मा गांधी से संबंधित है। बाकी ये सारी सरोजनी नायडू से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। नमस्ते योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार
कीजिए। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की है, सही है। इसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर सेप्टिक टैंक सफाई की प्रथाओं को खत्म करना है। ये भी बात सही है। यह केंद्र प्रायोजित योजना नहीं, ये केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर 5 किया है। शेष मॉडल टेस्ट पेपर ही शीघ्र ही अपलोड कर दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसके साथ साथ अन्य संस्थाओं के भी पेपर अपलोड किए जाएंगे और इसका जो पेपर का PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं। जय हिंद।